हमने आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में लास्ट टॉपिक जो कल पढ़ा था परसों, वो था एनफोर्समेंट ऑफ फाइनल अवार्ड, ठीक है, और सेटलमेंट, यानी कि जो भी अवार्ड आता है उसको सेटल करा, उसको हमें एनफोर्स कराना है कैसे, कोर्ट में देके जल्दी। भाई थोड़ा सा एसी चल रही है, ठीक है, पानी पीती रहना। चलो अब हम पढ़ रहे हैं अपीलेबल ऑर्डर्स, ठीक है। अपीलेबल ऑर्डर जाने ऐसे कौन से ऑर्डर्स जो आर्बिट्रेशन देंगे और उनके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 37। सेक्शन 37 में उन्होंने बताया है An appeal shall lie from the following orders and from no others to the court authorized by the law to hear the appeals from the original decrees of the court passing the orders। मतलब कि ये following orders के against ही आप अपील कर सकते हो, हर ऑर्डर के बाद अपील नहीं कर सकते। ये हमने सीपीसीए में भी पढ़ा था। क्या हम हमेशा अपील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स उसमें भी डिफाइन थे, तो आर्बिट्रेशन में भी उन्होंने बोल दिया कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। अच्छा, इसमें ऐसा लिखा है टू द कोर्ट ऑथराइज बाय द लॉ टू हियर द अपील्स फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री ऑफ द कोर्ट पासिंग द ऑर्डर। अब आपका जो आर्बिट्रेशन का ऑर्डर है उसको आपने एनफोर्स कराया किसी कोर्ट में, ठीक है, अब उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। कौन कौन से ऑर्डर्स हैं? रिफ्यूजिंग टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, सेक्शन 8 पढ़ा था। सेक्शन 8 में था पावर ऑफ द कोर्ट टू रेफर द मैटर, आर्बिट्रेशन मैटर टू आर्बिट्रेशन, यानी कि अगर किसी दो पार्टीज ने अग्रीमेंट किया हुआ है जिसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज है और वो कोर्ट के पास आए अपना डिस्प्यूट लेके, तो कोर्ट के पास क्या पावर है? वो किसको रेफर करेंगे? आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को। तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को अगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं रेफर करेंगे, तो फिर उनके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। सेकंड, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एनी मेजर, सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था कि गार्जियन अपॉइंट करने के लिए फॉर अनसाउंड माइंड माइनर, कोई प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको ये सारे काम कराने हैं या सिक्योरिंग ऑफ एनी अमाउंट, ये सब कराना है, तो आप किसको इंटरिम मेजर के लिए अप्लाई करोगे? कोर्ट को। अगर कोर्ट इसको रिफ्यूज कर दे या आपको नहीं दे, आपकी एप्लीकेशन पे रिप्लाई भी नहीं दे, तो आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, अब भी पढ़ा था कि एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, इसके पहले जस्ट ऊपर एक सेक्शन था कि जब भी एक आर्बिट्रल अवार्ड आता है और एक पार्टी उससे खुश नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कोर्ट को अप्लाई करेगी कि इसको सेट असाइड कर दो। सेट असाइड में हमने ये पढ़ा था कि सेट असाइड करते टाइम आपको एक और एप्लीकेशन डालनी है फॉर स्टे ऑफ दैट ऑर्डर। तो अगर आपने ये एप्लीकेशन डाली और उन्होंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया है या रिफ्यूज कर दिया है, तो आप क्या कर दोगे? उसके लिए अपील करोगे। तो रिफ्यूजिंग सबसे पहला सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 34। सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था कि जब भी आर्बिट्रेशन को हमारा अग्रीमेंट रेफर करना था, उन्होंने नहीं किया, या फिर हमने कोई इंटरिम मेजर मांगे थे, उन्होंने नहीं दिए, या फिर हमने सेट असाइड ऑफ एन अवार्ड की एप्लीकेशन डाली थी, उन्होंने उसे भी रिफ्यूज कर दिया है, ठीक है। फर्दर सबसेक्शन 2 बोलता है प्रोवाइडेड दैट अपील शैल आल्सो लाई टू अ कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक्सेप्टिंग द प्ली रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 फॉर सेक्शन 16। सेक्शन 16 देखो क्या है, सेम चीज है, सेम चीज। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने प्रोसीजर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं किया या आपने जो रेफर किया था कि हमको आर्बिट्रेशन का ये प्रोसीजर चाहिए और उन्होंने उस प्रोसीजर के हिसाब से आपकी प्रोसीडिंग्स नहीं करी, तो आप इसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हो। कुछ इंटरिम मेजर्स है जिसके लिए आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से भी पूछते हो, वो ही सेम इंटरिम मेजर्स, गार्जियन वाला, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिंग ऑफ अमाउंट, वो भी अगर इंटरिम मेजर आपको नहीं देंगे या आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देंगे, तो इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो,
इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि कौन से अपीलेबल ऑर्डर्स है, तो कोई नहीं, जब वो आर्बिट्रेशन को रेफर करने के लिए मना कर दे, इंटरिम मेजर नहीं दे या फिर सेट असाइड नहीं करे। ऑल्सो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी हम एप्लीकेशन फॉर अपील दे सकते हैं जब वो हमारे कोई भी मैटर्स के हमारे प्रोसीजर्स के बताए हुए वाले प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करे या फिर इंटरिम मेजर हमारी एक्सेप्ट नहीं करे। ठीक है, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, कोर्ट की अगेंस्ट आप हाई कोर्ट को करोगे ना, सिविल कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। अपील्स कहां जाती है बच्चे? सिविल कोर्ट में थोड़ी जाती हैं, अपील्स तो हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही जाती है ना, तो आप डायरेक्टली वहीं अपील कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड अपील आपको अलाउड नहीं है। नो सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट और टेक अवे एनी राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ये तुम्हारे आंसर का मेन पॉइंट यहाँ पे कवर हमेशा करना, जब ये पॉइंटर्स बताने के बाद कि आपने जो अपील की है उसके बाद सेकेंड अपील आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया है, ठीक है, एक्ट में लोग अपने हिसाब से बातें लिख देते हैं, अपने हिसाब से बात लिख दी, एक बार अपील करने का मौका मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा। पर हमारे पास तो एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी हर जगह अपील कर सकते। तो वो उन्होंने बोल दिया भैया हम पे चढ़ना मत, हम ये वाली अपील आपसे नहीं छीन रहे हैं, ये बस एक स्टेटमेंट डाल दिया। लेकिन आपका ऐसा कोई राइट जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सको, वो राइट हम आपसे नहीं छीन रहे, हम बस बता रहे हैं कि इसके अगेंस्ट सेकंड अपील आप नहीं कर सकते। लेकिन आप कोई भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहो आप लेके जा सकते हो। मतलब कि आर्बिट्रेशन का मैटर है, ठीक है, हम परी और मनुश्री का एग्जाम्पल ले रहे थे। इनको क्या हुआ, इनने आगे अपील की सेट असाइड ऑफ एन ऑर्डर, ठीक है, इनको अवार्ड पसंद नहीं आया, इनने सेट असाइड के लिए कोर्ट में बोला कि हमको हाई कोर्ट में हमने इनको बोला था सिविल कोर्ट को कि हमारा अवार्ड सेट असाइड करो, इनने सेट असाइड नहीं किया। अब नहीं किया तो कहां अपील करी, हाई कोर्ट में अपील करी। हाई कोर्ट ने बोल दिया सेट असाइड वाला अवार्ड एकदम सही है, इसे सेट असाइड हम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब उनकी अपील को भी डिसमिस कर दिया। अब इनके पास कोई राइट नहीं कि ये सेकेंड अपील कर सके, लेकिन इनके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट है अदर देन एनी एक्ट एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन। मतलब कि इनका डिस्प्यूट था, कॉन्ट्रैक्ट था, तो कॉन्ट्रैक्ट के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब सेकेंड अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट कि हमारे हाई कोर्ट ने भी है ना हमारा अवार्ड को सेट असाइड नहीं किया, ये मैटर नहीं ले जा सकते। तो तुम्हारा खुद का एडवोकेट तुमको सजेस्ट करेगा इसको घुमा के अपन सुप्रीम कोर्ट में लेके चलते, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट में लिखा है हम आपका सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट नहीं अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम बस सेकेंड अपील करने का मौका आपको नहीं देंगे। ठीक है, अपील कर सकते हो, यस, हाई कोर्ट में भी दूसरे तरीके से जाना है तो जा सकते हो, लेकिन इस मैटर की सेकेंड अपील आपको अलाउड नहीं होगी। ठीक है, चलो ये टॉपिक्स मैंने रीड करने को बोले थे। किसी को कुछ डाउट हो तो पर्सनली पूछ लेना, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना भले। चलो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। हर जगह हम ये काउंसिल चीज देखते हैं, ठीक है, हमारे कॉम्पिटिशन एक्ट में भी थी और भी जगह पड़ी है। काउंसिल क्यों बनाते हैं लोग? एक्ट तो बना दिया 1996 में, ठीक है, एक अमेंडमेंट लेके आए इन लोग 2019 में। ठीक है, 2019 में बोला उन्होंने एक काउंसिल बनाते हैं। एक्ट का पर्पस क्या है बच्चे? ये मतलब लीगल वर्ड्स में परफेक्ट, ठीक है, अमेंड एंड कंसोलिडेट द एनी मैटर जिसमें फॉरेन आर्बिट्रेशन हो या डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, इंटरनेशनल कमर्शियल, ठीक है, और फॉरेन अवार्ड को हमें एनफोर्स कराना है। जनरली समझो पर्पस क्या है कि दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, क्योंकि बहुत बर्डन है हमारे सिविल कोर्ट्स में, तो वो बर्डन कम करने के लिए हमने आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन बनाया। अब ये जो हमने एक्ट बना दिया, एक्ट में प्रोविजंस डाल दिए। अब इन जो प्रोविजंस है इस पे जो बातें लिखी है, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी कि पार्टीज अपना प्रोसीजर डिसाइड कर सकती हैं, कॉस्ट कौन पे करेगा आपस में डिसाइड कर लो, कहाँ मिलना है आपस में डिसाइड कर लो। इसको संभालने के लिए कौन है? कोई भी नहीं है। हम एडवोकेट्स, हम कंपनी सेक्रेटरीज ने आर्बिट्रेशन पढ़ लिया, ठीक है, हमने पूरा पढ़ लिया, हमने काम चालू कर दिया। अब जो एक्ट में लिखा है वो हम अप्लाई करते जा रहे हैं। अब अपना प्रोसीजर लिखा है तो अपने प्रोसीजर में तो हम कुछ भी बोल देंगे, किसी भी टाइम पे मिलेंगे, किसी भी प्लेस में। तो ये जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस एक्ट में हमको दी हुई हैं,
इसको बेटर परफॉर्म करने के लिए, इसको बेटरली हैंडल करने के लिए हमने एक काउंसिल बना दी, क्योंकि 2019 में उनको लगा कि आर्बिट्रेशन एक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब इसको बहुत एक्टिवली लोग प्रैक्टिस में लेके आए हैं। इवन हमारे कंट्री के लोग भी इसे बहुत इंटरेस्टिंगली एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हाँ सिविल कोर्ट नहीं, चलो आर्बिट्रेशन में जाते हैं। ठीक है, इस बारे में तुमने आज इस एक्ट के डीप प्रोविजंस पढ़े। इससे पहले भी आर्बिट्रेशन पता था, सुना था ना कहीं हर जगह टॉपिक्स में, दूसरे एक्ट्स में ये वर्ड तो सुना था आर्बिट्रेशन। भले मैं बोलूंगी तुमको डिफरेंस नहीं पता आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, पर मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे। इन अनटिल अनलेस, चलो मैं मान लूं कंसिलिएशन नहीं सुना होगा, लेकिन आर्बिट्रेशन तो पता ही होगा कि एक दो लोगों के डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक बंदा आता है, वो रिजॉल्व करा देता है। ऐसी मीडिएटर सुना है, मीडिएटर का काम तो शायद तुमने भी किया होगा, अपने दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई सुलझाने वाले काम। ठीक है, तो अब इस एक्ट को प्रॉपरली गवर्न करने के लिए हमने क्या बनाई है, काउंसिल बनाई है। ये पार्ट IA लिखा है। ठीक है, पूरा 43 सेक्शन इसको कवर करता है। ABCD डाल दिया, तो एक सेक्शन डाला बीच में जिसके ABCD आगे पॉइंटर्स लगा दिए। चलो, डील्स विद द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सेक्शन 43A ऑफ द एक्ट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स इन द पार्ट IA such as chairperson, council और member। सेम सारी डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी थी, इसलिए इन लोगों ने अलग से डिफाइन नहीं की है। तो चेयरपर्सन, काउंसिल और मेंबर, मतलब लीडिंग पर्सन कौन हो गया, चेयरपर्सन हो गया, काउंसिल क्या हो गई, कमिटी हो गई, इसके और मेंबर्स एड ऑन हो गए जो इनके ऑफिसर्स का काम पूरा करेंगे। स्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन। जब भी हम ये पढ़ते हैं कोई काउंसिल, हम क्या क्या वर्ड्स पढ़ते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, है ना। कंपनीज होती हैं, एक बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म में बना दी काउंसिल को, उसका परपेचुअल सक्सेशन रख दिया, कॉमन सील रख दी, और ही हैज अ राइट टू गेट स्यूड और टू बी स्यूड, मतलब टू सू और टू बी स्यूड, सेम चीज लिखी है। 43B, 43A में क्या थी, डेफिनेशंस, 43B में क्या दे दी उन्होंने, स्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल। काउंसिल क्यों बनाई है, एक्ट में जितने प्रोविजंस हैं वो प्रॉपरली गवर्न हो सके, एनफोर्स हो सके। ठीक है, देखो लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी ACI, ये नया आया है। ठीक है, ACI टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड डिस्चार्ज द फंक्शंस अंडर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। क्यों आया है, टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड डिस्चार्ज द फंक्शंस, मतलब इसमें हमने जो जो बेनिफिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म हो सके और प्रॉपरली फंक्शंस का काम हो सके। द काउंसिल इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। सबको पता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, have a common seal with power to subject to acquire, hold or dispose of a property both movable and immovable, enter into a contract and shall by said name sue or be sued। तो पॉइंटर्स याद रखो। सबसे पहले 43A में आया कौन सा सेक्शन, 43A में क्या बताया उन्होंने, डेफिनेशंस। ये हमारा पार्ट IA, नया एक पार्ट डाल दिया, 2019 में अमेंडमेंट आया था जिसमें उन्होंने क्या बनाई, ACI, ठीक है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ACI में उन्होंने बताया 43A में डेफिनेशंस किसकी, काउंसिल, चेयरपर्सन और मेंबर। 43B में बताया एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ACI। ठीक है, ACI बता दिया कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पहला पॉइंट। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन है, तीसरा कॉमन सील है, चौथा अक्वायर टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड sue and be sued। ठीक है, The head office of the council shall be at Delhi। ठीक है, the council may with prior approval of central government establishes office at another India। कहीं और पे भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ACI बनाया है, कहाँ बनाया है, दिल्ली में। क्यों बनाया है, ताकि इस एक्ट की ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म हो सके, इस एक्ट के फंक्शंस प्रॉपरली डिस्चार्ज हो सके। तो मतलब क्या, हमें अगर आर्बिट्रेशन का मैटर लेके जाना है तो हम क्या ACI लेके जाएंगे, नहीं, हम अपने जो एक्ट में लिखा है हम वही करेंगे। एक अलग से एक बस काउंसिल बना दिए टू गवर्न दिस एक्ट। ठीक है, तो तुमसे डायरेक्टली, इसलिए अलग से एक पार्ट है, एक पार्ट ऑफ टॉपिक है तुम्हारा, तुमसे अलग से पूछ लेंगे ACI क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 43 के सेक्शंस में इनको कवर किया गया है और इसके साथ इनका एस्टैब्लिशमेंट एक अलग से किया गया है ताकि इसमें ड्यूटीज और फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म हो सके। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल, कौन सा सेक्शन देखो, 43C से याद रखना, कॉम्पोजिशन। इसमें बता दिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। पहले पॉइंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई
कोर्ट या फिर जज ऑफ अ हाई कोर्ट और एमिनेंट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन। ये क्या चाहते हैं? सबसे पहले इसके जो मेन मेंबर है, ठीक है, वो कोई ना कोई जज हो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज हो, या कोई ऐसा एमिनेंट पर्सन हो, मतलब इतना नॉलेज हो उस पर्सन को आर्बिट्रेशन का स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके पास इसको अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसको हम क्या बोलेंगे? चेयरपर्सन, ठीक है। चेयरपर्सन कौन कौन हो सकता है? सबसे पहले जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट हु हैज बीन, ठीक है, अ पर्सन हु हैज बीन, पहले थे जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, जज ऑफ अ हाई कोर्ट, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन। एमिनेंट पर्सन यानी स्पेशल नॉलेज हो और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन स्पेसिफिकली इसका नॉलेज। भैया उसको सफोकेशन हो रहा है, बच्चों को थोड़ा सा खोल दो। Second, an eminent arbitration practitioner having substantial knowledge and experience in institutional arbitration, both domestic and international, to be nominated by central government. इसको हम क्या बोलेंगे? मेंबर। पहला क्या हो गया? चेयरपर्सन। दूसरा क्या हो गया? अब जो जज रिटायर हो गए वो क्या करेंगे? इसके काउंसिल के चेयरपर्सन बन सकते हैं, ठीक है। जो मेंबर्स जिनके पास एमिनेंट आर्बिट्रेशन के प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर मतलब जो इसमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इनके पास सब्सटैंशियल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन का, और बोथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों जगह के मैटर्स जो हैंडल करते हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं। दूसरा, एन एमिनेंट एकेडमिशियन, मतलब जो इस चीज की पढ़ाई करते हो या पढ़ाते हो, तो रिसर्च एंड टीचिंग इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर क्या है? जिसमें हमने चारों पढ़े थे, नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन। हमने एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया, और जो हमारे सिविल कोर्ट के मैटर्स हैं उसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव बनाया। हमने सिविल कोर्ट की पार को कहीं से हार्म नहीं किया है, बस सिविल कोर्ट का बर्डन कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने एक एडीआर बनाया, तो जो एडीआर में एक्टिवली पढ़ाते हो वो भी इसके क्या बन सकते हैं? मेंबर, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और हिज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, वो क्या बन सकते हैं? मेंबर ऑफ एक्स ऑफिशियो। फिर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और हिज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, ये भी क्या बन सकते हैं? इसके मेंबर। सिक्स्थ है, वन रिप्रेजेंटेटिव रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चूजन ऑन रोटेशनल बेसिस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे, एक सीईओ यानी मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो। देखो सबसे पहले याद रखो जज, ठीक है, वर्ड क्या रखना है तुमको? जज, प्लस एक एमिनेंट पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन। सेकेंड पॉइंट याद रखो आर्बिट्रेशन का प्रैक्टिशनर। थर्ड पॉइंट रखो आर्बिट्रेशन का टीचर जिसको टीचिंग और रिसर्च में एक्सपीरियंस हो। फोर्थ पॉइंट याद रखो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फिर सेक्रेटरी वही सेम चीज ले, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आएंगे। फिर रिकॉग्नाइज मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रोटेशनल बेसिस पे आएंगे, और एक सीईओ आएंगे जो कि मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो रहेंगे, ठीक है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड अदर देन एक्स ऑफिशियो शैल होल्ड द ऑफिस फॉर सच टर्म, कितने टर्म के लिए? 3 years. The chairperson and members other than ex officio member shall hold the office after he has attained the age of 75 and 65 in case of a member. मतलब चेयरमैन के केस में 75 और मेंबर्स के केस में 65. The salaries and allowances जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे वो एज प्रिस्क्राइब पे होगी. अगर तुमसे पूछ लिया जाए कॉम्पोजिशन ऑफ AIC, कौन सा सेक्शन है? सी से याद रखो 43C, ठीक है. क्या बोला? 43C का कॉम्प, ठीक है. अब इसमें हमने कितने पॉइंट्स पढ़े? 8 पॉइंट्स, ठीक है. पहला हमने पढ़े जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ अ हाई कोर्ट या एमिनेंट पर्सन, ठीक है, जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन. ये क्या बनेंगे? इसके
चेयरपर्सन। फिर एक एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर जिसके पास सब्सटैंशियल नॉलेज हो, काफी सारा एक्सपीरियंस हो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन का, बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये क्या बनेंगे इसके मेंबर। फिर हमने पढ़े जिस ऐसा कोई पर्सन जो एकेडमिक में बहुत एमिनेंट हो, जिसने टीचिंग और रिसर्च में बहुत सारा एक्सपीरियंस कमाया हो, वो क्या बनेंगे इसके मेंबर। अब आ जाते हैं एक्स ऑफिशियो वाले, ठीक है। इसके बाद फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितने हैं? 2 सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दूसरा कौन सा आ जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर थर्ड आ जाता है वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चूजन बाय रोटेशनल बेसिस, ये कौन बन जाएंगे? उसके पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है। उसके बाद सीईओ जो मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? एक्स ऑफिशियो। एक ही पार्ट टाइम है जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, ठीक है। इन लोग 75 और 65 एज तक रह सकते हैं। इनका टाइम पीरियड टर्म क्या है? 3 इयर्स, और इनकी सैलरीज वगैरह एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 70 इयर्स और 67, ठीक। चलो, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल, क्या काम करेंगे ये लोग बताओ? जो भी ड्यूटीज और फंक्शंस प्रॉपरली डिस्चार्ज हो रहे हैं कि नहीं, पॉलिसीज बनाएंगे, अमेंडमेंट्स लाना हो वो करेंगे, ठीक है। शैल बी द ड्यूटी ऑफ द काउंसिल, ये कौन सा सेक्शन हो गया? डी से आ गया 43 डी। Duty of the council to take all such measures and may be necessary promote and encourage arbitration, mediation, conciliation and other ADR mechanisms for the purpose of frame policy guidelines for establishment, operation, maintenance of uniform professional standards। भाई सब चीज एक स्टैंडर्ड फॉलो करो, मतलब कंसिलिएशन है तो सिर्फ ये फॉलो करो, आर्बिट्रेशन है तो सिर्फ ऐसे फॉलो करो, वो उसके लिए गाइडलाइंस और पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। कौन सा सेक्शन हो गया? 43 डी। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो? फ्रेम पॉलिसीज गवर्निंग द ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोवाइडिंग accreditation ऑफ arbitrators, reviewing the grading of arbitration institutions and arbitrators। ये ग्रेडिंग क्या मतलब है? रैंकिंग देंगे कि बेटर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस क्या है, उसके बाद उस बिहाफ में वो कॉस्ट भी डिसाइड कर सकते हैं। होल्डिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप कोर्स इन एरिया ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कोलैबोरेशन ऑफ लॉ फर्म्स, यूनिवर्सिटीज, दुनिया भर में सिखाएंगे आर्बिट्रेशन कैसे होता है। फ्रेम रिव्यू अपडेट नॉर्म्स, रूल्स बनाएंगे टू इंश्योर सैटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड conciliation, act as a forum for exchange of views and techniques to be adopted for creating a platform which is for arbitration, making recommendations to central government on various measures। नए नए लॉज लाने हैं तो रेकमेंड करेंगे कि ये नया आया, ये नए टंटे आए, इस हिसाब से नए रूल्स बना दो। प्रमोट इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन बाय स्ट्रेंथनिंग द आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहते हैं हर कोने कोने में आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस रहे। कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनिंग डिपॉजिटरी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स, मेकिंग, ये जो तुम अपने पढ़ रहे हो ना बुक्स में आर्बिट्रेशन, ये भी काउंसिल ने बोला है कि कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स को भी आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन पढ़ाओ, इसीलिए तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग पर्सनल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, सच अदर फंक्शन एज मे बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन सी ड्यूटीज है जो एआईसी बनाएंगे या फॉलो करेंगे? पॉलिसीज बनाएंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, वर्कशॉप्स करेंगे, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस करेंगे, बहुत सारे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, इन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस की ग्रेडिंग करेंगे, आर्बिट्रेटर्स की ग्रेडिंग करेंगे, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में इसको लेके ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, अदर टाइप के पर्सनल लोगों को मतलब स्टाफ मेंबर्स को भी ट्रेनिंग देंगे, और क्या है, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। इजी है ये। वैकेंसीज कब इन लोग जो मेंबर्स हमने देखे, एक्स ऑफिशियल्स देखे, इनकी कब वैकेंसी हो जाती है? इसमें लिखा है कि अगर वो वेकेट कर देते हैं अपना ऑफिस तो उनकी कही हुई बातों को भी हम डिनाई नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेट दैट नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ काउंसिल शैल बी इनवैलिड, अगर कोई पर्सन ने एनी डिफेक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल, एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एक्टिंग एज अ मेंबर, या एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, मतलब कि अगर काउंसिल ने मिलकर डिसाइड किया कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन बनाना है जबलपुर के एक एरिया में, ठीक है, अब वो बन रहा है, ठीक है, और सपोज आर्बिट्रेशन काउंसिल में मेन चेयरपर्सन की वैकेंसी हो गई,
ठीक है, या किसी और मेंबर के अपॉइंटमेंट में रॉन्ग प्रोसीजर अपॉइंट कर दिया, मतलब हमने देखा कि अरे वो स्पेशलाइज नॉलेज वाला बंदा तो नहीं था पर वो अपॉइंट हो गए थे, पर उन्होंने डिसीजन लिया था कि इस एरिया में आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन आना है, तो हम उसको इनवैलिड नहीं करेंगे, उनको वेकेट करा देंगे, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। ठीक है, रेजिग्नेशन, कोई भी मेंबर अपना रेजिग्नेशन रिटन फॉर्म में देके काउंसिल को दे सकता है और अपना रेजिग्नेशन कर सकता है। ठीक है, रिमूवल, कब कब रिमूवल हो सकता है इन लोगों को, कब धक्के मार के निकाला जाएगा, डिफॉल्ट करेंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, और अनसाउंड माइंड, मॉरल टर्प्यूट्यूड, करप्शन में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रिमूव कर देगी। हैज एंगेज इन एट एनी टाइम एक्सेप्ट पार्ट टाइम मेंबर ड्यूरिंग अ टर्म इन अ पेड एम्प्लॉयमेंट। जब भी काउंसिल्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो कोई और एम्प्लॉयमेंट में नहीं रह सकते, तो अगर चले गए तो हम क्या करा देंगे, उनको रिमूव करा देंगे। कन्विक्टेड और ऑफ ऑफेंस, जो जिसमें क्या इन्वॉल्व है, मॉरल टर्पिट्यूड यानी सीवियर ऑफेंसेस। Has acquired such financial and other interest as likely to affect prejudicially his functions of a member, मतलब पैसे खा के बैठे हैं। Has so abused his position to render his continuance in the office of prejudicial to public interest, has become physically or mentally incapable। किसी को इसमें एक भी पॉइंट में कोई डाउट? जब चाहे काउंसिल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकती है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स और नई नई कमिटीज भी बना सकती है। जनरल नॉर्म्स फॉर ग्रेडिंग द आर्बिट्रेशन, तो उनके एक जनरल रूल्स होंगे कि किस टाइप से वो ग्रेड करेंगे। नॉर्म्स फॉर एक्रेडिटेशन, जनरल नॉर्म्स एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेशन। एक्रेडिटेशन ऑफ आर्बिट्रेटर शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेशंस। तो हमें नहीं पता, एक्रेडिटेशन यानी क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, तो ये जो रेटिंग देनी होती है ना, ये एज पर रेगुलेशंस देनी है। हमें देखना है जनरल नॉर्म्स एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को क्या क्या रूल्स फॉलो करना है एज पर काउंसिल। सबसे पहले, द आर्बिट्रेटर शैल बी अ पर्सन ऑफ जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस इंटीग्रिटी केपेबल टू अप्लाई ऑब्जेक्टिविटी इन अराइविंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। मतलब अगर आप एक आर्बिट्रेटर बन रहे हैं तो आप एक रेपुटेटेड आर्बिट्रेटर होने चाहिए, फेयर बंदे होने चाहिए। ठीक है, दूसरा, द आर्बिट्रेटर मस्ट बी इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल। तो पूरे एक्ट में हम देख रहे हैं, सेक्शन भी डाल दिया कि भाई वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। अवॉइड एंटरिंग इनटू एनी फाइनेंशियल बिजनेस और अदर रिलेशनशिप विच इज लाइकली टू अफेक्ट हिज इम्पार्शियलिटी, माइट बी रीजनेबली क्रिएट एन अपीयरेंस में उसके प्रॉब्लम लेके आए। सेकेंड, आर्बिट्रेटर शैल नॉट इन्वॉल्व इन एनी लीगल प्रोसीडिंग टू अवॉइड एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट कनेक्टेड टू द डिस्प्यूट, जो आर्बिट्रेशन मैटर में वो है, तो किसी और लीगल प्रोसीडिंग्स में भी इन्वॉल्व नहीं हो, तो उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं हो, वो पर्सन इम्पार्शियल हो और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, रेपुटेटेड हो और फेयर हो। उसके बाद, हैज नॉट बीन कन्विक्टेड इन ऑफेंस व्हिच इन्वॉल्व्स moral turpitude, conservative with Constitution of India, principles of natural justice, equity and customary laws, commercial laws, labor laws, tort making, enforcing arbitral award। भाई इन सारी चीजों के भी का नॉलेज होना चाहिए और इन्हीं के ही सेक्शंस को उसको फॉलो करना है। उसके बाद, आर्बिट्रेटर शुड पोजेस रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीगल सिस्टम। अगर तुम आर्बिट्रेटर हो तो दोनों लीगल सिस्टम का नॉलेज तुम्हें होना चाहिए। एबल टू अंडरस्टैंड की एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इन सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स and able to apply legal principle to a situation। तो ऑफ कोर्स वो इतना एक्सपीरियंस बंदा हो कि अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस दूसरे लॉ के अप्लाई कर सके। केपेबल ऑफ सजेशन, रिकमेंडिंग, राइटिंग अ रीजन्ड एंड एनफोर्सेबल आर्बिट्रल अवार्ड। भैया आर्बिट्रल अवार्ड देने का और लिखने का कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। ये कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? काउंसिल। ये किसी सेक्शन के हिसाब से उन पे अप्लाई नहीं किया है, पर ये जनरल नॉर्म्स है, जनरल रूल्स बना दिए कि एक आर्बिट्रेटर को ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसके ये सारी खूबियां हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर होनी चाहिए। डिपॉजिटरी ऑफ अवार्ड 43 के में आ गए। द काउंसिल मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी ऑफ अवार्ड्स, मतलब ई फॉर्म में भी आपको अब आर्बिट्रल अवार्ड्स मिल सकते हैं। ये 2019 में हमारे काउंसिल ने बनाया, मतलब आर्बिट्रेशन का अलग से एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उसमें जाओ, अपना केस नंबर डालो और आपको अवार्ड तुरंत मिल सकता है। फिर पावर टू मेक रेगुलेशन बाय द काउंसिल। अब काउंसिल बनाइए तो एक सेक्शन में उनको पावर भी दे दी कि और भी नए रूल्स या रेगुलेशंस डालने हैं तो वो डाल सकते हैं। तो हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा है,
कि दूसरे दूसरे पब्लिक ऑफिसर्स जो कि हमारे पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, पर वो हमारे लिए नए नए रूल्स और लॉज बना सकते हैं या रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो इस सेक्शन में भी एक पावर उनको डिफाइन करके दे दी कि यस तुम्हारे पास भी वो पावर है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लास्ट मेंबर एक पढ़ा था, सीईओ, मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है, उसके बारे में बताया। शैल बी द सीईओ ऑफ द काउंसिल हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसिल। ये क्या करेंगे, इनके क्या क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट इन टर्म्स एज मे बी, जो भी प्रिस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, वही फंक्शन डिस्चार्ज करेगा जो किसने प्रिस्क्राइब किए हैं, स्पेसिफाई किए हैं रेगुलेशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सच मेंबर्स ऑफिसर्स एम्प्लॉय एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो जितने मेंबर्स चाहिए वो रख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां लिख देते हैं एज में प्रिस्क्राइब, मैंने रूल्स में प्रिस्क्राइब है और हमें रूल्स अभी नहीं पढ़ने, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन आर्बिट्ररी, बीच में एक अजीब सा टॉपिक दे देता है। इससे पहले जस्ट हमने पढ़ा था एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन नॉर्मल आर्बिट्रेशन अवार्ड, अब टॉपिक आ गया एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। बीच में एक टॉपिक दे दिया था उन्होंने एसीआई, ठीक है, हमने वो पढ़ लिया। अब जब हम पढ़ रहे हैं फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, ठीक है, अब तुमने ये समझा था कि जो आर्बिट्रेशन है वो इंटरनेशनली भी हैंडल हो सकता है और डोमेस्टिक। अभी तक सारे एग्जांपल्स कहाँ के समझे, डोमेस्टिक। अब एक बात बताओ, एक टॉपिक आया था बीच में इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि सपोज एक पर्सन इंडिया का है, एक लीजा है और एक अंशिका थी। अब जो लीजा है, हम उसने बोला था कि अग्रीमेंट में क्लियरली कि मेरे बाहर के लॉज फॉलो होंगे, ठीक है, तो भाई उसको आप एनफोर्स भी तो कराओगे। अब पूरा मुद्दा तुम इंटरनेशनल में जाके सॉल्व करके आ गए, तुम तो इंडियन हो, तो आके इसको एनफोर्स कराओ। तो हम कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारा फॉरेन अवार्ड है वो हमेशा 2 कन्वेंशन से होना चाहिए। तुम्हारी बुक में दिए न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड और जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स। देखो सबकी बुक में है, उसमें भी पॉइंट लिखा होगा जहां पे लिखा होगा फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। हमने ऐसे लॉ पढ़ते पढ़ते ना बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हमारा इंडिया ना इसका पार्ट है। एक ऐसी लीगल मेट्रोलॉजी में भी शायद पढ़ा है अपन ने इसको, IOSCO, ठीक है। अब बच्चे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया पार्ट है, मतलब कि जब भी ऐसी कमिटीज बैठती हैं जिसमें इंटरनेशनल के भी सारे प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, सारी कंट्रीज के, और हमारी कंट्री का भी जाता, वहां वो लोग डील करते हैं। अभी इंडिया में हुआ G20, ठीक है, उसमें क्या हुआ, ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके डिस्कशन हुआ कि हमको ये प्रॉब्लम जा रही है, वो बोलेंगे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बोलेंगे आपको ये प्रॉब्लम जा रही है, हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कमिटी बैठ के डिस्कस किया और इकोनॉमी, ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी पे उन्होंने डिस्कशन किया। तो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने वहां रिजॉल्व किया और फिर उसका सेटलमेंट वैसे किया होगा। अगर आर्बिट्रेशन का मैटर देखे तो अब एक टॉपिक है हमको आर्बिट्रेशन, जो कि हम बोल रहे हैं इंटरनेशनली भी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, तो वो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू भी सुलझा सकते हैं। तो हमने एक्ट कहां बनाया, इंडिया में बनाया, पर हमें पता है एक्ट बनाते टाइम भी कि हमारी कंट्री बाहर से भी डील करती है। तो अगर हम बाहर से डील करते हैं, बाहर के मैटर्स में होते हैं, तो हम आर्बिट्रेशन ऐसे मुद्दे पे भी बैठेंगे जहां हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी बैठना पड़ेगा, यानी हमें इंटरनेशनल जाके वहां के आर्बिट्रेटर से अपना मैटर सॉल्व कराना पड़ेगा। 2 कन्वेंशन का पार्ट बन गए इंडिया, एक न्यूयॉर्क और एक जेनेवा। इसमें हमारी इंडिया कंट्री सिग्नेटरी है। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का मुद्दा है तो आप इन 2 कन्वेंशन से कवर होके आओ। अब जब ये दो कन्वेंशन से कवर होके आओगे तो आप इंडिया में उस अवार्ड को एनफोर्स कराओ। कैसे? एक्ट ने बोल दिया डील विद एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड मेड अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन एंड जेनेवा कन्वेंशन रिस्पेक्टिवली। दोनों कन्वेंशन सेम है, एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, पर 2 कन्वेंशन हुए थे इसलिए, एक न्यूयॉर्क में हुआ था और एक जेनेवा में। सेक्शन 44 and 53 of the Act define the foreign award as to mean an arbitral award difference between person arising out of legal relationship, whether contractual or not, considered commercial under the law, in force in India and made after, ये तो उन्होंने बता दिया, in case of New York Convention award and after इतना in case of Geneva। सिर्फ इतना डिफरेंस है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन कब आया? अक्टूबर 1960। जेनेवा कन्वेंशन कब आया था? जुलाई 1924, ठीक है। अब इतने एक वर्ड डाल दिया कंसिडर्ड कमर्शियल। ये बोल रहे हैं कि आपका जो अवार्ड है ना, जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन से होके आया या फिर
जेनेवा मतलब बाहर से होता है तो यही दो कन्वेंशन से होता है, ठीक है। तो आपको उसे इंडिया में एनफोर्स कराना है, वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, मतलब कि आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं, हो सकता है अलग डिफरेंट टाइप का आपने अग्रीमेंट किया हो जो इंटरनेशनली एप्लीकेबल हो, लेकिन हम चाहते हैं वो इन द बेसिस ऑफ कमर्शियल नेचर का ही होना चाहिए। तो अगर आपका फॉरेन अवार्ड है जिसमें एक लीगल रिलेशनशिप था, भले वो कॉन्ट्रैक्चुअल था कि नहीं था, लेकिन कंसिडर्ड क्या होना चाहिए, कमर्शियल अंडर द लॉ, इंडिया में उसे कमर्शियल डिक्लेयर होना चाहिए तो ही हम उसे एनफोर्स करेंगे, वरना हम उसे एनफोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। दो कन्वेंशंस बार बार सुन रहे हैं हम, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड और जेनेवा, मतलब जो फॉरेन अवार्ड आता है ना वो इन कन्वेंशन से आता है, करना क्या है, इंडिया में एनफोर्स कराना है बस। हाँ, इन लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे अंशिका गई, तुमको नहीं पता ना वहां क्या डिस्कशन हुआ, वहां जो हुआ है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है, उनका भी एक आर्बिट्रेशन एक्ट हुआ होगा 1996 में, नहीं तो और पहले हुआ होगा, तो उसके हिसाब से आप जो मैटर सॉल्व करके हो तो फाइनल जो डिसीजन लेके आए हो ना उसको बस हमें यहाँ पे एनफोर्स करा दो और कुछ नहीं। अब जब आप एनफोर्स कराना तो कुछ कंडीशंस हैं, ऑब्वियसली पहली कंडीशन आपके बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ होगा, जैसे इसमें लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्चुअल ना पर एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो भी आपने मुद्दा उठाया वो कहीं ना कहीं इंडियन लॉ से रिलेटेबल है, हमने सारे लॉज बाहर के उठाए हैं। पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सपोज इनका पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट था तो भाई इंडियन लॉ से सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। आपका जो मुद्दा है वो आपकी टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट से मैटर होना चाहिए। आप बाकी तो हमने ये सब जो पढ़ा है कि हमारा प्रोसीजर फॉलो, टाइम प्लेस, वो सब हम नहीं बोल रहे, पर जो अवार्ड आया ना वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करके आना चाहिए। और उसके बाद कुछ नहीं, कोर्ट में एनफोर्स करा दो, कोर्ट में सबमिट करना है कि ये अवार्ड आया था विद इन 3 months 6 months, हमने पढ़ा था वही है। Any foreign award, whether New York या फिर Geneva, which would be enforceable under respective provisions of the act applicable to award, have been treated as binding for all purpose on the person as between it was made, and may be accordingly be relied on any those persons by way of defense, set of otherwise any legal proceeding in India। मतलब बाहर से लेके आए तो कौन से कन्वेंशन से लेके आए, न्यूयॉर्क और जेनेवा, तो हम बोल देंगे हमारे एनफोर्स करा रहे हो तो बाइंडिंग रहेगा, किसी भी पार्टी में इन्वॉल्व हो, वो कोई भी लोग इन्वॉल्व हो, तो सेट ऑफ की बात हो, क्लेम की बात हो, डिफेंस की बात हो, हर तरीके से ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा, क्योंकि कौन से कन्वेंशन से आया है, न्यूयॉर्क और जेनेवा। तो हमने जब ये एक्ट बनाया था तब हमें पता था कि भाई फॉरेन अवार्ड को हम एनफोर्स करते हैं, फॉरेन अवार्ड्स वाली चीजों को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने मेन पर्पस ही ये बनाया था कि अगर आपके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो उसे भी हम एनफोर्स करेंगे। एनफोर्स करने के लिए आपके दो कन्वेंशन से आने चाहिए, न्यूयॉर्क और जेनेवा, क्योंकि हमारी इंडिया क्या है इसमें, सिग्नेटरी है। पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, ये सेक्शन 8 में पढ़ा है कि भाई तुमको क्या करना है, आर्बिट्रेशन को रेफर कर, वही चीज लिखी है। सेक्शन 45 में बोल दिया, नथिंग notwithstanding anything contained in CPC, judicial authority when seized of an action in matter in respect of which parties have made agreement under section 44, यानी फॉरेन आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, 44 में फॉरेन अवार्ड की डेफिनेशन दी हुई है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ वन पार्टी एंड पर्सन क्लेमिंग थ्रू अनदर refer the parties to arbitration unless prima facie that the said agreement is null and void। ये मैंने बनाया था, दो लोग हैं, दोनों गुस्से में, ठीक है, ए और बी, इनके बीच में एक अग्रीमेंट है, ठीक है, उनके पास एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है, वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, हमारा रेफर कर दो, भले इंटरनेशनली कर दो क्योंकि हम न्यूयॉर्क कर रहे हैं, न्यूयॉर्क जेनेवा कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रेफर करना है। तो ये हमने बोल दिया है कि भाई जुडिशियल अथॉरिटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसके पास डायरेक्ट पावर है कि अगर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो सीधे उसको रेफर कर दो आर्बिट्रेशन में, ठीक है। ये हमने सेक्शन 8 में भी पढ़ा है। एक अग्रीमेंट है जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, क्या करना है, कोर्ट को रेफर करना है आर्बिट्रेशन को, तो आपने कोर्ट के पास जाना है, हमें आर्बिट्रेटर नहीं मिल रहा है, एक पार्टी इंडिया की है, एक पार्टी इंटरनेशनल की, फॉरेन की है, आप कोर्ट गए तो कोर्ट के पास पावर है, आपका मैटर किसको रेफर करना है, आर्बिट्रेशन को। अब जब ये आर्बिट्रेशन को रेफर हो जाएगा तो इसको तब रेफर नहीं कर सकते जब आप ऑन द फेस ऑफ द अग्रीमेंट दिख रहा है कि ये जो अग्रीमेंट है वो नल और वॉइड है, बाकी हमेशा कोर्ट को उसको आर्बिट्रेशन को रेफर करना है, क्यों, क्योंकि वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है। फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग, सेक्शन 46 बोलता है, states that any award which is enforced under this chapter, वो सब जो अभी हमने पढ़ा, सेट ऑफ लीगल, सब कुछ क्या होगा, बाइंडिंग होगा, मतलब जो पार्टीज हैं उन्हें वो चीज अप्लाई करनी पड़ेगी जो भी वो फॉरेन से सुन के आए हैं,
ठीक है। एविडेंस, एविडेंस में बोल देते द पार्टी अप्लाइंग फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड शैल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन produces before the court the original award, the original agreement and such evidence as may be necessary to prove that the award is foreign award। जब यहाँ एनफोर्स करा रहे हो तो क्या क्या लेके आओगे? अग्रीमेंट लेके आओगे, ठीक है, ओरिजिनल अग्रीमेंट फॉर द आर्बिट्रेशन, ओरिजिनल अवार्ड और ऐसा एविडेंस जिससे प्रूफ हो जाए कि ये क्या है, फॉरेन अवार्ड है। तो आप उन लोगों के सिग्नेटरीज होंगे ना, न्यूयॉर्क कन्वेंशन और ये सब चीजें, तो वो सारी चीजों को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगा यहाँ पे, तो वो उसे एनफोर्स कर लेंगे। तो बस एविडेंस में हमको क्या चाहिए? ओरिजिनल अग्रीमेंट, ओरिजिनल अवार्ड और ऐसे कुछ एविडेंस जो प्रूव करें कि ये क्या है, फॉरेन अवार्ड है। कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हैं? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड एंड प्रोवाइड्स दैट द पार्टी अगेंस्ट हुम द अवार्ड इज इन्वोक्ड मे यूज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स फॉर द पर्पस ऑफ अपोजिंग द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। मतलब जब रिफ्यूज हो रहा है आपका फॉरेन अवार्ड, ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, मतलब कब कब रिफ्यूज हो जाएगा? इसका मतलब है बच्चे कि आपको एनफोर्स कराना है फॉरेन अवार्ड लेकिन वो रिफ्यूज हो रहा है, ठीक है, इन ग्राउंड्स की वजह से। तो वो ग्राउंड्स में देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने जो मार्क किया वो दिख रहा है, इनकैपेसिटी वर्ड दिख रहा है, ठीक है। दूसरा दिख रहा है कि हमको प्रॉपर नोटिस नहीं मिला था कि आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट कर रहे हो। थर्ड दिख रहा है, मैंने मार्क किया है कि टर्म्स एंड कंडीशंस वो फॉलो नहीं की जो उसमें मेंशन्ड है अग्रीमेंट में। फोर्थ देखो, जो कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल था उसका प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ। और फिफ्थ कि जो भी आपने अवार्ड दिया है उसको सेट असाइड के लिए आपने बोला हुआ है अभी, ठीक है। अब अगर पढ़ने जाओगे, enumerates the condition for enforcement of foreign award, provides that the party against whom the award is invoked may use one or more the following grounds for the purpose of opposing the enforcement of the foreign award। यानी कि हमने एग्जाम्पल देखा था, अंशिका है और लीजा है। अब लीजा ने क्या किया, इंडिया आ गई, एनफोर्स करा रही फॉरेन अवार्ड की, अंशिका को मुझे 50 लाख रुपीस देने, दिलवाओ, ठीक है। अब अंशिका को इसको अपोज कराना है कि प्लीज इस फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स मत करो। तो ये 4-5 जो कंडीशंस है ना, उससे वो एनफोर्स को रिफ्यूज करा सकती है, ठीक है। कैसे? जब बोल देगी कि जब यहाँ ना फॉरेन कंट्री में ये चल रहा था, मैं इनकैपेसिटी थी, ठीक है, मैं इतनी केपेबल ही नहीं थी कि मैं वो चीजों को समझ सकूं जो फॉरेन अवार्ड में चल रही हैं, तो प्लीज इसे एनफोर्स मत करो। दूसरा वो बोलेगी कि यार मुझे प्रॉपर नोटिस दिया ही नहीं कि इन्होंने फॉरेन इंटरनेशनल को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट मत करो। थर्ड बोलेगी कि यार जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आर्बिट्रेशन की, जो हमारे उसमें लिखी, उससे बियॉन्ड द स्कोप इसने जाके अपना ऑर्डर अवार्ड दिया है, मुझे उसे एक्सेप्ट नहीं करना। फोर्थ बोलेगी कि जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल था उसमें जो जो अथॉरिटीज बैठी थी वो प्रॉपर टर्म्स और प्रोसीजर्स के अपॉइंट नहीं हुई है जो हमारे बीच में कंसेंटेड अपॉइंटेड होनी चाहिए। फिफ्थ वो बोलेगी द अवार्ड हैज नॉट येट बिकम बाइंडिंग ऑन द पार्टीज और हैज बीन सेट असाइड और सस्पेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री अंडर विच अंडर लॉ इट वाज मेड। मतलब जब इसने वहां किया तो वहां जाके अपील करके आ गई है, ठीक है, या फिर सस्पेंड करवा रही है उस अवार्ड को, या फिर सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, तो यहाँ पे बोलेगी प्लीज अभी इसे एनफोर्स मत करो। वहां पे ऑलरेडी सस्पेंशन की बात चल रही है, वहां पे तो सेट असाइड की बात चल रही है। ये 5 चीजों से वो क्या करा सकती है, अवार्ड को अपोज करा सकती है कि इसे एनफोर्स मत करो, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड यानी कि कुछ नहीं, फॉरेन अवार्ड जब भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो अवार्ड को एनफोर्स करा लेगा। अवार्ड इज एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री ऑफ द कोर्ट। अपीलेबल वही, रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, एनफोर्स द अवार्ड अंडर सेक्शन 48। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, अपील शैल लाई फ्रॉम द ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेफर द पार्टी। सबसे पहले बोला था रेफर करो आर्बिट्रेशन को, नहीं किया तो अपील कर दो। एनफोर्स करने बोला था फॉरेन अवार्ड को, नहीं किया, अपील कर दो। कोर्ट में आके बोला ना एनफोर्स करो, उन्होंने एनफोर्स नहीं किया तो क्या करोगे, अपील करोगे। कोर्ट में रिक्वेस्ट की एक फॉरेन अवार्ड करवाना है, प्लीज एक आर्बिट्रेशन दे दो, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या करोगे, अपील कर। सेम चीज लिखी है जेनेवा में, सेम डिट्टो सेम। इसमें एक नया टॉपिक है, कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। ऊपर पढ़ा था जहां कंडीशन ऑफ एनफोर्समेंट, उसमें लिखा था अपोजिंग पार्टीज, सेम है। पहला पॉइंट लिखा था अवार्ड हैज बीन मेड, सब इसमें प्रॉपर कंडीशन है, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, कि आपका जो फॉरेन अवार्ड आया है वो हमेशा उससे आया है जो आपने सबमिट अग्रीमेंट किया था, जो आर्बिट्रेशन जिसमें क्लॉज
था। तो अगर आपको फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कराना है तो पहला पॉइंट आपका एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अवार्ड केपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेटर, मतलब कोई क्रिमिनल मैटर नहीं था, सिविल मैटर था, आर्बिट्रेटर उसे रिजॉल्व कर सकता है। द अवार्ड हैज बीन मेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइडेड इन द सबमिशन टू द आर्बिट्रेटर कॉन्स्टिट्यूटेड इन मैनर अपॉन द पार्टीज इन कंफर्मिटी विद द लॉ गवर्नमेंट गवर्निंग द आर्बिट्रल प्रोसीजर, मतलब बाहर के कोई भी लॉ से रूल से आपने वो प्रोसीजर फॉलो किया है और फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाया है, उसके बाद आपका एक अवार्ड आया है। तो जो आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसमें जो जो लोग बैठे हैं वो बाहर के कोई ना कोई प्रोसीजर और रूल्स या लॉ को फॉलो करके ही बैठे हैं, ठीक है। द अवार्ड हैज बिकम फाइनल इन द कंट्री इन विच इज हैज बीन मेड। फाइनल मतलब अब उसके अंदर कोई सस्पेंशन के लिए नहीं है, कोई अपील नहीं है, कोई सेट असाइड के लिए बात नहीं की गई है। तो वो जो फाइनल है उसके बाद ही हम उसे एनफोर्स करेंगे। अगर उसके अगेंस्ट कोई अपील है तो उसे हम एनफोर्स नहीं करेंगे। द एनफोर्समेंट अवार्ड इज नॉट कॉन्ट्री टू द पब्लिक पॉलिसी ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, तो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, तो ही हम उसे एनफोर्स करेंगे। नहीं करेंगे ना हम, फिर प्रॉपर कंडीशंस बता दी उनने। ऐसा कोई चीज जो हमारी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा हम उसे एनफोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। सेम चीज लिखी है, एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड जब भी लगेगा सेटिस्फाइड हो जाएगा तो एनफोर्स कर देगा, रिफ्यूज कर देगा अपील, रिफ्यूज कर देगा आपका मैटर आर्बिट्रेशन को देने के लिए, या फिर कोई भी फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कर लेंगे तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। चलो अब बस हम कंसिलेशन पढ़ते नहीं, सिर्फ डिफरेंस समझते हैं, ठीक है, मस्ती वाली चीज। अभी क्या हो गया, आर्बिट्रेशन क्या क्या समझा, जल्दी बताओ। आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, आर्बिट्रेटर के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए भैया, आपके पास आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए, वो क्लॉज होना चाहिए, आप अपने हिसाब से प्रोसीजर डिसाइड करो। आर्बिट्रेटर जो होगा ना वो सिर्फ रिटन प्रोसीडिंग्स लेगा, ओरल हियरिंग लेगा, तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा, जो जो लिखा होगा उसी पे ही अपना जजमेंट देगा। कंसिलिएशन आ जाते हैं, कंसिलिएशन एक दोस्त है, ठीक है, बड़ा ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कंसिलिएशन। दो लोगों का मुद्दा है, एक कंसिलेटर बिठा दो, वो क्या करेगा, हाँ तेको भाई क्या चाहिए, तेको क्या भाई चाहिए, और फिर अपना एक अवार्ड दे देगा। वो ये नहीं बोलेगा रिटन प्लीडिंग्स हैं, अग्रीमेंट है क्या, दिखाओ कहाँ है क्लॉज, वैलिड है क्या, साइन किया था क्या, रजिस्ट्रेशन किया था क्या, ये सब कुछ नहीं। वो एकदम फ्रेंडली वे में उन्होंने बनाया हुआ है कि एक कंसिलेटर बैठेगा जो कि बड़ा ही इनफॉर्मली होगा, ठीक है, इनफॉर्मली होगा। ये बेसिक डिफरेंस है, ये जनरल डिफरेंस है, ठीक है। डेफिनेशन वाइज अलग डिफरेंस आएगा, तो डेफिनेशन में भी वहां तुमने ये पढ़ा होगा कि यार उसमें प्रॉपरली एक अग्रीमेंट होना चाहिए, इसमें आ जाएगा कि इसमें नॉट रिक्वायर्ड, दैट अग्रीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक एग्जाम्पल राशि है, ठीक है, राशि और नम्रता ले लो। चलो राशि और नम्रता के बीच में कोई मुद्दा है, 100% का मैटर था, प्रॉफिट था, 50-50% ने डिवाइड किया हुआ था, लेकिन राशि ने बिजनेस में इन्वेस्ट बहुत ज्यादा किया, तो इनके बीच में डिस्प्यूट होगा कि यार मेरे को तो 60% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब जब मुद्दा बैठा, ठीक है, तो एक आर्बिट्रेशन के पास नहीं गए क्योंकि इनके पास आर्बिट्रेशन क्लॉज था ही नहीं। इन लोग ने आपस में फ्रेंड्स थे, आपस में बिजनेस चालू कर लिया, बस ऐसे ही। अब इन लोग लेके बैठे कंसिलेटर को, ठीक है, कंसिलेटर क्या करेगा, इनफॉर्मली बैठेगा, हाँ दोनों को बिठाएगा, दोनों की बातें सुनेगा, कोई रिटन प्लीडिंग्स नहीं है, वो नॉर्मली बता रही हूँ, ठीक है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं। उसको वो बोलेगी यार मैंने बहुत पैसा लगा दिया, मुझे 60% प्रॉफिट चाहिए, वो बोलेगी कि यार पर डिसाइडेड तो 50 था ना, मैंने थोड़ी बोला था उसको पैसे लगा, नीड बढ़ गई तो उसने लगा दिया, उसने मुझे थोड़ी बोला कि तुम भी पैसे लगाओ। तो अब बीइंग अ कंसिलेटर, मी बीइंग अ कंसिलेटर क्या करूंगी, मैं उसको बोलूंगी नम्रता एक काम कर, तू भी थोड़ा पैसा लगा दे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर 50-50 में ही खुश रहोगे। नम्रता बोलेगी चलो ठीक है, मैं भी अपने 2 लाख और रुपए डाल देती हूँ, हमेशा के लिए मुझे 50% चाहिए था। राशि का मुद्दा क्या था कि यार मैंने ज्यादा पैसे लगाए इसलिए मुझे 60% चाहिए, मुद्दा सॉल्व हो गया, सेटलमेंट हो गया। तो ये जो दोनों बातों पे अग्री किया उन्होंने एक ही जगह पे बैठ के, ऐसा तो नहीं पहले मैंने राशि को बुलाया फिर मैंने नम्रता को बुलाया, जैसे अपन ने आर्बिट्रेशन में पढ़ा है, बड़ा ही सीरियस फॉर्मेट है वो, ट्रिब्यूनल को मेजर्स भेजो, ट्रिब्यूनल से कोर्ट से ये लेके आओ, वो लेके आओ, एविडेंसेस लेंगे कि नहीं लेंगे, इतने सारे मुद्दे। कंसिलेशन में सब कुछ नहीं, चिल फॉर्म में बैठो, इसकी भी वही सुनो, इसकी भी वही सुनो, झगड़े हो रहे हैं, क्यों ये खुद नहीं सुलझा पा रहे हैं, क्योंकि जब जब एक दूसरे को देखेंगे क्लास में तब भी लड़ाई हो जाएगी, जैसे ही मुद्दा चालू करेंगे तब भी लड़ाई हो जाएगी। व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर रहे हैं कि
लॉन्ग लॉन्ग टेक्स्ट हो जाएंगे, बहुत सारे झगड़े हो जाएंगे। इन्होंने सोचा एक कंसिलेटर बिठा लेते हैं, एटलीस्ट हमारी दोनों बातों को सुन के एक जवाब आ जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेशन में जाएंगे भाई 12 महीने तक सॉल्व होना चाहिए, आपको रिटन प्लीडिंग्स 3 महीने में दे देनी है, अपने सबमिशंस दे देना है, अपने क्लेम दे देना है। कंसिलेशन में कुछ नहीं, एक बंदे को बिठाओ, अपनी अपनी बात बोलो और रिजॉल्व करा लो। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है मीडिएशन, वो भी ऐसा ही है, सेम टॉपिक है, बस 2 टॉपिक्स बचे हैं, फिर हम रिजॉल्व कर। मीडिएशन नहीं है,